हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स तो देख रहे होंगे। मतलब देखिए दोस्तों, अब तक हमने सेक्शन 24 तक पढ़ लिया है। आज हमारा सेक्शन 25 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेक्शन 25 बड़ा धीरे धीरे जो है लिख रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड गिर गया था। ठीक है, तो सेक्शन 25 में क्या है? सेक्शन 25 में इतनी सी बात है कि अगर कन्फेशन किसी जो है पुलिस ऑफिसर से किया गया है तो कन्फेशन जो है इनवैलिड हो जाएगा। मतलब उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता एक्यूज के अगेंस्ट। यही है पूरे सेक्शन 25 में कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज वैलिड। ठीक है, अगर किसी ने जो है पुलिस ऑफिसर से कन्फेशन किया तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इसमें ना कोई इफ है ना कोई बट है, मतलब डायरेक्ट है। अगर वो ये प्रूफ हो जाए कि जिसको कन्फेशन किया गया है वो एक पुलिस ऑफिसर है तो समझ लीजिए कन्फेशन इनवैलिड है। ठीक है, अब इसमें एक बात जानने वाली आ जाती है कि पुलिस ऑफिसर कौन होता है। ठीक है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कौन होता है? देखिए, इस जब एक्ट को पढ़ते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो ये पता लगता है इसमें पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया नहीं गया। मतलब पुलिस ऑफिसर किसी भी रैंक का, किसी हायर रैंक से लेके किसी लोअर रैंक का, मतलब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन यही लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है। दूसरी बात आती है कि एक और बात है, अगर कोई आदमी पुलिस ऑफिसर है तो उसके पास दो पावर्स होंगी। पहली पावर, ठीक है, पहली पावर है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, दूसरा चार्जशीट फाइल करने की। ठीक है, अगर कोई आदमी पुलिस ऑफिसर है तो उसके पास ये दोनों पावर्स होंगी। अगर उसके पास ये दोनों पावर्स हैं तो उसे पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट फाइल करने की पावर नहीं दी गई है। जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको, जैसे कस्टम एक्ट है। ठीक है, कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट में क्या है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल करने की पावर नहीं होती। तो मतलब अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं हुए तो मतलब अगर उनको किसी ने कन्फेशन कर दिया तो वो कन्फेशन वैलिड होगा। ठीक है, एक तो ये वाली बात होगी। एक और बात होती है इसमें बताने लायक बात यह है कि अगर मान लीजिए कुछ एक्ट होती हैं जो स्पेशल एक्ट्स हैं, अगर उसमें इस तरीके का प्रोविजन है कि अगर पुलिस ऑफिसर को भी कन्फेशन किया गया तो वो कन्फेशन भी वैलिड होगा, तो ठीक है, वो वैलिड माना जाएगा। उसके एग्जाम्पल के तौर पर एक है NDPS एक्ट। ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, लिख लेना फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, NDPS एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है कि अगर किसी ने जो है पुलिस ऑफिसर को भी अगर कन्फेशन कर दिया तो वो वैलिड होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक केस बताने के लिए और रह जाता है जो काफ़ी पूछा जाता है। उस पर जब आप जो है मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर काफ़ी प्रॉब्लम पूछी गई है। ठीक है, घुमा के देखिए, बड़ा साथ भी चलाना पड़ रहा है, कोई गिर गया था भाई। देखिए, उस केस का नाम है सीता राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या होता है, एक आदमी होता है, उसने किसी का मर्डर किया होता है। ठीक है, तो मर्डर करने के बाद क्या करता है, जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी जो होती है उसके पास में वो अपना कन्फेशन लिख के और उस डेड बॉडी के पास में रख देता है। ठीक है, तो बात ये आती है, क्या ये लेटर जो डेड बॉडी के पास में रखा गया है इसे कन्फेशन माना जाए कि नहीं माना जाए? देखिए, इसको इस केस में कन्फेशन माना गया था। रीजन क्या था? रीजन ये था, जिस समय उसने जो है वो लेटर लिखा ना तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला था, ठीक है,
और ना ही उसे किसी तरीके का जो है प्रलोभन दिया गया, ना ही वो पुलिस कस्टडी में था। मतलब ये कोई भी जो है सिचुएशन नहीं थी। मतलब जो उसने जो लेटर लिखा था वो वॉलेंटरी था, इस वजह से जो लेटर उसने लिखा उसको जो है कन्फेशन माना गया। ठीक है, ये इसमें काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या रह जाता है, देखते हैं कुछ और हो इसमें। कुछ और तो नहीं है, देखिए लेकिन हाँ एक बात और बताने के लिए छोटी सी है, वो बता देते हैं। उसमें क्या है, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है कि कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर के सॉरी कन्फेशन जो है एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसके फेवर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, अब अगला सेक्शन रहेगा अपना सेक्शन 26। ठीक है, सेक्शन 26 देखिए, 26 भी बहुत सिंपल सेक्शन है, इसमें भी ऐसी कोई जो है बात नहीं है। सेक्शन 26 में इतनी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में है, अब उस समय वो कोई कन्फेशन करता है तो वो इररेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे भी यही लिखा है कि अगर मान लीजिए जो एक्यूज है वो कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में करता है, ठीक है, तो वो वैलिड हो जाएगा। इसमें दो ही बातें हैं। पहली बात है कि क्या बात है, पहली कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, पहले इसी को डील कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी को बात करेंगे। देखिए, पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है। पुलिस कस्टडी का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि वो चार दीवारी में हो या पुलिस उसके चारों तरफ से उसने घेर रखा हो। पुलिस कस्टडी का एक बहुत ही सिंपल मीनिंग लिया गया है कि मान लीजिए अगर जिस समय से पुलिस ने उसको पकड़ा है, अगर उसके ऊपर उसका पुलिस का कंट्रोल है या सर्विलांस है या ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कस्टडी भी है, तब भी वो पुलिस कस्टडी में समझा जाएगा। क्यों कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें जो केस है, मैं सीधा केस के तौर पे बता देता हूँ। जो केस एक पूछा जाता है, ठीक है, केस का नाम है आर वर्सेस लेस्टर। ठीक है, इस केस के फैक्ट समझिए। इस केस में क्या होता है कि देखिए, एक्यूज होता है एक, उसको दो पुलिस वाले P1 एंड P2 दो पुलिस ऑफिसर कोर्ट रूम ले जा रहे होते हैं। ठीक है, कोर्ट रूम ले जा रहे होते हैं तो क्या करता है कि जो एक्यूज होता है रास्ते में टॉयलेट वगैरह के लिए कहीं थोड़ा चला जाता है, तांगा गाड़ी पे ले जा रहे होते हैं उसको, तो वो क्या करता है किसी से कन्फेशन कर लेता है, किसी तीसरे व्यक्ति से। ठीक है, क्या नाम दें उसको, मान लीजिए एम नाम है, वो किसी और से जो रास्ते में किसी और से जो है कन्फेशन कर लेता है। तो बात ये आती है कि जो ए ने जो एम से कन्फेशन किया है, क्या ये अभी भी पुलिस कस्टडी में है, जबकि वो पुलिस ऑफिसर से काफ़ी दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बात ये आती है, इस केस में हेड होता है कि पुलिस कस्टडी का मतलब ये है कि जिस समय से उसको जो है पुलिस की गिरफ्त में वो आया है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने चला गया है, तब भी वो पुलिस कस्टडी में समझा जाएगा। तो इसमें जो ये कन्फेशन जो किया गया था एम को, उसको वैलिड नहीं माना गया। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात है। और क्या है इसमें देखिए, ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि मान लीजिए कि अगर कन्फेशन जो है एक्यूज ने मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में किया है तो कन्फेशन वैलिड हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, हम कन्फेशन पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं वैलिड मान रहे थे, क्योंकि हम इस वजह से नहीं वैलिड मान रहे थे, हमें डर था कि कहीं पुलिस वाले जो है मार के पीट के डरा के धमका के, ठीक है, कहीं कन्फेशन ना करा लें। लेकिन जब आ जाता है कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में, जब मजिस्ट्रेट वो भी इमीडिएट जो है प्रेजेंस, ठीक है, तो जो कन्फेशन करता है वो कन्फेशन जो है वैलिड माना जाता है। सुनिए, मान लीजिए एक्यूज है,
ठीक है, ये मजिस्ट्रेट है। और ये मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को कर रहा है कन्फेशन, एक्यूज जो है पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन कर रहा है, तीनों लोग एक ही रूम में हैं, तब तो ये वैलिड कन्फेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें इमीडिएट प्रेजेंस बोला गया है। मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट साहब यहाँ नहीं है, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब दूसरे रूम में बैठे हुए यहाँ, ठीक है, और एक्यूज और पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठा हुआ है, तब कर रहे हैं, तब ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है कन्फेशन, और कुछ नहीं है इसमें सेक्शन में। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, और कुछ हो, अगर आपकी कुछ समझ में ना आए ऐसा तो आप मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगला सेक्शन रहेगा आपका 27। ठीक है, 27। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब अगला सेक्शन है अपना सेक्शन 27। ठीक है, सेक्शन 27 ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए सेक्शन 25 में आपने पढ़ लिया कि अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया है तो वो इररेलेवेंट होगा। सेक्शन 26 में कर लिया कि अगर पुलिस कस्टडी में किया गया है तो कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। ठीक है, सेक्शन 27 में इसे थोड़ी सी आगे की बात है। वो क्या है कि मान लीजिए अगर जो एक्यूज है वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ऑफिसर से कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, एक्यूज है तो मतलब उसने कोई क्राइम किया होगा, तभी तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो डिस्कवरी ऑफ जो फैक्ट हो रहा है, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने, उसके अगेंस्ट कितनी प्रूफ की जा सकती है, यही है पूरी सेक्शन की भाषा। ठीक है, तो इसमें समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ये है कि ए है, एक व्यक्ति है, इस पर चार्ज होता है कि उसने किसी का मर्डर किया है। ए पर चार्ज है कि उसने किसी का मर्डर किया है। ठीक है, ये भी कहता है कि साहब देखिए, ए कहता है कि हाँ साहब मैंने मर्डर किया है, उसका मर्डर किया है। ठीक है, और जिस वीपन से किया है वो वीपन मैंने जो है तालाब में फेंक दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता, चलिए मैं आपको वो वीपन दिखाई देता हूँ। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जाते हैं और उस वीपन को खोज लेते हैं। ठीक है, उस वीपन को खोज लेते हैं। तो बात इस सेक्शन में इतनी सी की गई है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस वालों को, तो कितनी इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट यूज हो सकती है। ठीक है, तो इस सेक्शन में ही बोला गया है कि जितनी इन्फॉर्मेशन से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट प्रूव हो सकती है, और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मीन्स उसने दो बातें बताई थी कि हाँ मैंने मर्डर किया है, और दूसरा था डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से कि हाँ मैंने उस वीपन को जो है तालाब में डाल दिया है, आप चलिए तो मैं आपको दिखा दूंगा, और पुलिस ऑफिसर उसको खोज भी लेते हैं। तो जिस इंफॉर्मेशन से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है वही सिर्फ रेलिवेंट होगी, मतलब दूसरा वाला पार्ट रेलिवेंट होगा, पहला वाला पार्ट नहीं रेलिवेंट होगा। यही पूरे सेक्शन में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और क्या है इसमें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक केस है, जो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सेक्शन 27 पूछा जाएगा तो आपसे इस केस को बहुत ही पूछा जाएगा। इसका नाम है पुलकुरी कोटाया वर्सेस एम्परर। ठीक है, ये है किस कब का केस है, जो 1947 का केस है। देखिए, इस केस में भी सेम बात है। देखिए, जब आप केस के फैक्ट पढ़ेंगे, केस के फैक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उसमें जो रेलिवेंट पार्ट है हेल्ड हुआ वही बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कुछ लोग इसी तरीके की बात करते हैं। तो पहला ये बताते हैं कि कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है उनका, मतलब पहला होता है कन्फेशनल स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होते हैं, एक उसमें कन्फेशनल होता है, ठीक है, दूसरा होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड।
डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड, ठीक है। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है उसको रेलिवेंट नहीं समझ माना जाता है इस सेक्शन में, इसको माना जाता है। जैसे इसमें बताते हैं, इस वाले केस में बताते हैं कि मैंने और किसी आदमी ने मिलके उसका मर्डर किया था, ठीक है, और वो जो भाला वगैरह था हमने जो आंगन वगैरह में छुपा दिया, आप चलिए तो मैं दिखा दूंगा। तो कि मर्डर किया है ये वाला पार्ट रेलिवेंट नहीं समझा जाता, क्यों कि ये पास्ट इवेंट का नरेशन है, ठीक है। और जो जिस बेसिस पे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है कि चलिए मैं आपको दिखा दूंगा वो मैंने आंगन में छुपा लिया या कहीं छुपा दिया है, ये वाली बात रेलिवेंट मानी जाती है, ठीक है। ये इसी वाले केस को बहुत पूछा जाता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इस सेक्शन में एक जो है किस चीज़ से डील करता है ये सेक्शन, देखिए दो बातें हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या है, दो बातें हैं। वॉट ही डिड टू द ऑब्जेक्ट, उसने ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट मतलब मान के चलिए वीपन या कुछ भी, ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया है, ठीक है, के साथ मतलब कहीं उसे छुपाया है या कहीं फेंक दिया है, ये वाली बात। दूसरी व्हाट ही डिड विद द ऑब्जेक्ट, मतलब उसने उससे मर्डर किया है या कुछ किया है, ठीक है। तो उसने व्हाट ही डिड टू द ऑब्जेक्ट, उसने जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ किया क्या किया है, ये इतनी बात रेलिवेंट है, क्योंकि उससे क्या पता लगता है, उससे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होती है, ना कि अगर ये कहेंगे व्हाट ही डिड विद द ऑब्जेक्ट तो ये पता लगेगा कि पास्ट नरेशन ऑफ इवेंट होगा कि उसने मर्डर किया है या ये क्या है, वो कन्फेशनल नेचर का होगा। तो ये वाला पार्ट जो है रेलिवेंट माना जाता है, ये वाला पार्ट रेलिवेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक केस है जो आपको बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। केस का नाम है देवमन उपाध्याय। देखिए क्या है पूरा बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ ज़्यादा। केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, ठीक है। ये कब का केस है, ये शायद 1960 का है, देख लीजिएगा है, मतलब एक और दूसरा केस बताऊंगा उससे जो है पुराना है। तो इस वाले केस में क्या होता है, देखिए इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 चेक की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ठीक है। कोर्ट इसको वैलिड कहता है, पूछा जाता है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है। और आर्टिकल 14 के बेसिस पर चेक की जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी आर्टिकल 14 के बेसिस पर चेक की जाती है, सेक्शन 27 की, ठीक है। तो जो है इसको वैलिड माना जाता है, ठीक है। दूसरा केस है, देखिए आप कंफ्यूज हो, जो है दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कानून। सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। काथी कानून, इसमें क्या होता है, देखिए सेक्शन 73 और सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की वैलिडिटी चेक की जाती है, ठीक है। किस बेसिस पर, आर्टिकल 20(3) मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बेसिस पर। इसमें भी जो है सेक्शन 27 की और सेक्शन 73 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है वैलिड माना जाता है, ठीक है। एक केस और है इसी के साथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप जो है
देख लीजिएगा। एक केस और क्या है इसी में, जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय वाले में एक चीज़ और जो है हेल्ड की गई थी, वो मैं दोनों को एक साथ बताता हूँ, ठीक है। और कुछ रह जाता है नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उस बात को यहीं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब सेक्शन की जो लैंग्वेज पढ़ेंगे, देखिए सेक्शन 25 पढ़ा है आपने, उसकी सेक्शन की बिल्कुल लैंग्वेज सिंपल है। सेक्शन 26 की भी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। सेक्शन 27 को पढ़ते हैं तो वो स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड से। देखिए आप निकालिए, देखिए प्रोवाइडेड से स्टार्ट होता है, तो इससे ये पता लग जाता है कि सेक्शन जो है प्रोविजो है। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है। किस किस का एक्सेप्शन है, देखिए ये बता 24, 25 एंड 26 का एक्सेप्शन है सेक्शन 27। ये देखिए सबसे पहली बार ये बात बोली गई थी देवमन उपाध्याय में। दोबारा लिख लीजिएगा, देवमन उपाध्याय वाले केस में, ठीक है। ये यूपी का केस है, यूपी में, ठीक है। सेम बात जो है इनायतुल्लाह में बोली गई थी, इनायतुल्लाह, ठीक है। स्टेट बट यह है महाराष्ट्र का, ठीक है। सेम बात कि 24, 25 और 26 का एक्सेप्शन, सेक्शन 27 जो है 24, 25, 26 का एक्सेप्शन है, ठीक है। ये बात बोली गई थी और ये केस पुराना है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अगर ऑप्शन में ये और ये दोनों केसेस हों तो आप देवमन उपाध्याय वाले पे लगाइएगा आंसर, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एक हो तो उस पर लगा दीजिएगा। मान लीजिए ये वाला नहीं है और सिर्फ इनायतुल्लाह वाला है तो इनायतुल्लाह पे लगा दीजिएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और क्या रह जाता है इसमें, इसमें बहुत सारी बहस है कि प्रोवाइडेड जो है प्रोवाइडेड के जो है उस पर पॉइंट पे, तो वो अपने काम की नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं बताया, ठीक है। और क्या रह जाता है इसमें, देखिए एक और बात आती है, ब्रेन मैपिंग जो होती है। ब्रेन मैपिंग जो होती है, ब्रेन मैपिंग जो होती है ये क्या होती है, नार्को एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो भी सेक्शन 27 में ही आता है। तो इस पर सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का 2010 का केस है, वो भी आप लिख सकते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। और क्या रह जाता है इसमें, और तो कुछ नहीं रहता। हाँ एक बात और आती है इसमें बताने के लिए, ठीक है। सेक्शन देखिए अब तक हमने 24 पढ़ा, 25 पढ़ा, 26 पढ़ा और 27 पढ़ा। तो 2 सेक्शन ऐसे हैं इन्हीं सेक्शंस में जिसमें कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को भी किया गया है तब भी रेलिवेंट है, क्योंकि आपने जब देखा था सेक्शन 26 देखा था, पुलिस कस्टडी में अगर जो है कोई एक्यूज है और वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कर रहा है तो वो जो है जो कन्फेशन जो था रेलिवेंट माना गया था, ठीक है। और इसमें सेक्शन 27 में क्या है कि जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कन्फेशन हो या ना हो, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर को भी की जा रही है तो वो भी रेलिवेंट है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसमें और कोई बात रह जाती है। अगर कोई आपकी समझ में ना आए कोई बात तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगला अपना सेक्शन है सेक्शन 29। सेक्शन 28 इस वजह से नहीं बता रहे क्योंकि सेक्शन 28 को हमने जब सेक्शन 24 बताया था उसी समय बता दिया था, ठीक। देखिए तो सेक्शन 29 पढ़ने से पहले क्या देखना है हमको, सेक्शन 29 में सिर्फ इतनी सी बात देखनी है। देखिए जब हमने 24 पढ़ा था, इंड्यूसमेंट वगैरह से अगर कोई जो है कन्फेशन जो है जिसमें इंड्यूसमेंट नहीं है, मान लीजिए 25 में वो पुलिस ऑफिसर को नहीं है, 26 में
पुलिस कस्टडी में नहीं है, और 27 वाली भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कन्फेशन सिर्फ इस बेसिस पे इररेलेवेंट नहीं होगा कि मान लीजिए कि वो कन्फेशन जो है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेसिस पे इररेलेवेंट नहीं होगा। दूसरा कि उस पर अगर जो एक्यूज है उस पर डिसेप्शन प्रैक्टिस, मतलब कुछ धोखाधड़ी करके जो है कन्फेशन लिया जा रहा है, तब भी इररेलेवेंट नहीं होगा, मतलब रेलिवेंट होगा। या फिर जो है एक्यूज को ड्रंक है उस समय लिया जा रहा है, ठीक है, तब भी इररेलेवेंट नहीं होगा। या फिर एक्यूज से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको देने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर उनका वो आंसर दे देता है तो वो कन्फेशन माने जाएंगे, ठीक है। अगली बात आती है कि एक्यूज को वार्न नहीं किया गया था, ठीक है, कि वो कन्फेशन करने के लिए जो है बाध्य नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर जो है कन्फेशन अगर जो है एक्यूज करता है तो ये वैलिड समझा जाएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम जो है डील करते हैं। इसमें बहुत छोटी सी बात है, जैसे पहली वाली बात है कि उस पर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वाली। तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वाली बात क्या है? देखिए, जब आपने एडमिशन पढ़ा था तो एडमिशन में आपने सेक्शन 23 पढ़ा था। सेक्शन 23 में क्या बोला गया था? सेक्शन 23 में बोला गया था कि अगर दोनों पार्टी जो है एग्रीमेंट कर लेती हैं कि किसी फैक्ट के एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे, तो फिर उस फैक्ट के एविडेंसेस नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जो है अब जो है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में ये है कि अगर मान लीजिए कन्फेशन में कि अगर कोई पुलिस वाला किसी एक्यूज से ये जो है प्रॉमिस कर देता है कि चलिए आप हमको सारी कहानी बता दीजिए या कन्फेशन कर लीजिए, तो सिर्फ इस बेसिस पे कि वो जो है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेसिस पे ही उसको इररेलेवेंट नहीं समझा जाएगा, मतलब उसने जो कन्फेशन किया है वो रेलिवेंट समझा जाएगा। क्यों? सेक्शन 23 वो एडमिशन पे लागू होता है, यहाँ लागू नहीं होता, ठीक है। अगली बात आ जाती है दूसरी वाली, डिसेप्शन प्रैक्टिस, मतलब कुछ धोखाधड़ी करके अगर एक्यूज से कन्फेशन लिया जा रहा है तो वो भी जो है रेलिवेंट हो जाएगा। कैसे हो सकता है? मान लीजिए जो है पुलिस ऑफिसर 2-3 लोगों को पकड़ के लाया, ठीक है, तो और उनको एक ही कमरे में बंद कर दिया और उसमें रख दिया कोई एक टेप रिकॉर्डर वगैरह, और उसमें एक्यूज ने आपस में कोई बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ जो है कन्फेशन कर लिया, ऐसी कोई बात कर दी या फिर जिससे कि ये लगे कि हाँ उन्होंने कन्फेशन कर लिया है, तो जो कन्फेशन वो करेंगे वो वैलिड समझा जाएगा, ठीक है। तीसरी बात होगी ड्रंक। अगर मान लीजिए एक्यूज ड्रंक है और तब भी कन्फेशन करा तो इसमें कोई बात नहीं है, वो भी रेलिवेंट समझा जाएगा, ठीक है। अब चौथी बात है कि मेड इन आंसर टू द क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू आंसर। अगर एक्यूज कुछ ऐसे क्वेश्चन उसके आंसर भी दे देता है जिनके आंसर उसे नहीं देने चाहिए थे और फिर भी वो दे देता है, और जो कन्फ्यूजन अगर मान लीजिए हो जाते हैं तो उसको वैलिड समझा जाएगा, ठीक है। अगली बात है दैट ही क्यों 5वीं वाली, देखिए 5वीं वाली बात क्या है, इसमें थोड़ी सी बहस है कि उसको वार्निंग नहीं दी गई थी कि वो जो है कन्फेशन करे या ना करे, मतलब उसको ये बताया नहीं गया था कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, ठीक है। ये इस पर जो है थोड़ी सी बहस क्यों है, देखिए जब आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी विशाल सर से तो उन्होंने बताया होगा 164 सीआरपीसी में बताया होगा। उसमें क्या है? उसमें बताया गया है कि कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा। ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जुडिशियल कन्फेशन है, मतलब जुडिशियल कन्फेशन को मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो मतलब जब एक्यूज आ जाएगा तो एक्यूज को मजिस्ट्रेट वार्निंग देगा कि आप ये कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, अगर आपने कन्फेशन किया तो ये आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है। फिर भी अगर एक्यूज जो कन्फेशन करता है तो वो उसके अगेंस्ट रेलिवेंट समझा जाता है, ठीक है। ये वाली बात इसमें बोली गई है सेक्शन 64 में, ठीक है। और जो है अपने सेक्शन 29 में, ठीक है, 29 का जो 5वां पॉइंट अपना है, इसमें ये वाली बात बोली गई है कि अगर जो है एक्यूज को
वार्निंग नहीं भी दी गई, फिर भी उसने जो है एक्यूज को वार्निंग नहीं दी गई है कि आप कन्फेशन करने के लिए बाध्य हो या नहीं हो, और जो है एक्यूज ने मान लीजिए वो कन्फेशन कर लिया, तो वो भी वैलिड समझा जाएगा। लेकिन ये वाली बात, ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिए है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात जो है, वार्निंग वाली बात, सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए है, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन को तो हमेशा मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये केस है जिसका नाम है सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, उसमें ये बात जो है बोली गई थी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा, और हमारे चैनल पर कमेंट वगैरह कीजिएगा। धन्यवाद।